Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. Today onwards we are going to start unit 9 of paper 3 for MPPSC men's examination. Now start the lecture and understand. Now I would like to discuss the syllabus and strategy to prepare unit 9. The weightage of unit 9 is 30 marks और यहाँ पर 30 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड टोटल 6 क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस यूनिट, राइट। जो है 3 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्कर, तो 3 मार्कर के 3 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे एंड यू हैव टू आंसर द 3 मार्कर क्वेश्चन विद इन 10 to 20 वर्ड लिमिट, और आप एक या दो लाइन में जो है आंसर को राइट कर सकते हैं। वहीं जो है 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5 मार्कर, right, and you have to answer these 5 marker questions within 50 to 60 word, or you can answer in 5 to 6 lines. After that, one question would be asked as a 11 marker question, or you have to answer the 11 marker question, right, within 20 words, or we can say that 2 pages, राइट। सो ये क्या है, यूनिट 9 का वेसेज है। और दूसरी यूनिट जो है पेपर 3 की, जो बाकी की यूनिट है उनके समान ही यहाँ से भी जो है 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 मार्कर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको 10 to 20 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। 5 मार्कर के जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 11 मार्कर का ओनली 1 क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट। नाउ understand the syllabus of unit 9, right? So we have to study the definition, scope and dimensions of environment, right? और इसमें भी हमको जो है environment की definition समझनी है। ये definitions 3 मार्कर में पूछी जा सकती हैं। तो definition of environment, then scope of environment, then dimensions of environment, और जो environment के dimensions है उसमें कौन कौन से dimensions हो जाएंगे, physical dimension, right? So dimensions of environment में physical dimension, economic, then cultural, then educational and psychological dimensions of environment. Then the concept of environment in Indian context, right? Then concept of environment in modern world, right? Now उसके बाद में हमको जो पढ़ना है वो है effect of human activities on the environment। अगर आप देखें तो ये जो सारे के सारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सभी टॉपिक्स जो हैं इंटर रिलेटेड हैं। कैसे, देखिए हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे, राइट, दरअसल ह्यूमन के जो सराउंडिंग्स है वही क्या है, इन्वायरमेंट है। और ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो है इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ही होगा। तो अगर हम ये समझ जाएं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट होगा, तो फिर बाकी की चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। तो इफेक्ट्स ऑफ, राइट, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट, राइट, और इसी की वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, फिर इसी की वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंट चेंज आएगा। तो ह्यूमन एक्टिविटीज, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट, राइट, इसी से रिलेशन में जो टॉपिक है वो क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। देन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन विल लीड टू द इन्वायरमेंटल चेंज, और इसी से इन्वायरमेंट का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। तो इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड विद इन्वायरमेंट, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इस तरीके से ये सारा का सारा जो है टॉपिक इंटर रिलेटेड है। तो इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट, देन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस, और उसकी वजह से कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड विद एनवायरनमेंट, देन कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। उसके बाद में फिर जो टॉपिक है वो क्या है, एथिक्स एंड वैल्यूज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, देन बायोडाइवर्सिटी,
राइट। तो ये टॉपिक जो है बायोडाइवर्सिटी का भी हमको यहाँ पर पढ़ना है। आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी द एनवायरमेंटल एजुकेशन, और इसमें हमको जो पढ़ना है वो है प्रोग्राम्स फॉर पब्लिक अवेयरनेस, then environmental education and its relation to health and safety, then eco-friendly technologies, then conservation of energy, right, constitutional provisions related to environment and its protection, then environmental protection policies and regulatory framework. So this is the syllabus of unit 9. Now what would be our strategy to prepare for unit 9? देखिए, अगर आप रेंडमली किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे सो देयर आर हाई चांसेस कि आप उसको इंटरकनेक्ट ना कर पाए, बट इफ यू गो थ्रू द बेसिक्स देन इंटरकनेक्ट ऑल द टॉपिक्स, तो आपकी जो है होलिस्टिक जो है स्टडी हो जाएगी, राइट। उदाहरण के लिए मैं अगर आपको बताना चाहूँ, सो एट फर्स्ट वी वुड अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट, और हम यहाँ पर we will study the definitions, scope and dimensions of environment, right. After that we will study the ecology, right, ecology or ecosystem, right. See, ecosystem is not mentioned in our syllabus, but on the basis of questions which were asked in the previous exams हमको ecosystem को भी स्टडी करना है, क्योंकि वायु एक्यूमुलेशन है, वायु मैग्निफिकेशन है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, ये सब जो है हमको यहीं से जो है क्लियर होते हैं, राइट। आफ्टर दैट वी विल स्टडी बायोडाइवर्सिटी, और आफ्टर दैट वी विल स्टडी पॉल्यूशन। तो बेसिकली अगर आप ये 4 टॉपिक पढ़ लेंगे, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, राइट, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन, तो जो बेसिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड योर बेसिक्स, तो फिर ये जो टॉपिक हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड है, जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो जैसे ही हमारे जो है बेसिक्स कंप्लीट होंगे, तो उसके बाद में जैसे पॉल्यूशन है, तो जब हम पॉल्यूशन का जो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम इन सब टॉपिक्स को एक साथ पढ़ेंगे, जैसे इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट, राइट। फिर उसी के साथ में एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन को, उसी के साथ एनवायरनमेंट चेंज को, और उसकी वजह से जो इश्यूज एंड चैलेंजेस होते हैं उनको पढ़ेंगे, और उसका ह्यूमंस पर, राइट, व्हाट आर द काजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। तो ये टॉपिक हम सब एक साथ पढ़ेंगे, और जब हमको पता चल जाएगा कि व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, तो हम उसके बाद में फिर इंडिविजुअल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए जो जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे अगर हम देखें तो इंडिविजुअल लेवल पर, राइट, टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल लेवल पर जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट एजुकेशन हो जाएगा, राइट। थ्रू एनवायरनमेंट एजुकेशन, राइट, जो सिटीजन ऑफ एनी कंट्री है, तो थ्रू इंडिविजुअल लेवल पर एनवायरमेंटल एजुकेशन में जो पीपल हैं उनको अवेयर किया जाता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है कंडक्ट कराए जाते हैं, ताकि लोगों को जो है एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर किया जा सके। साथ ही साथ एनवायरमेंटल एजुकेशन का जो है रिलेशन हेल्थ से और सेफ्टी से भी होता है, और अगर इसके बारे में लोगों को अवेयर कर दें तो लोगों का हेल्थ भी बेहतर रहेगा, साथ ही साथ एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ फिर नेशनल लेवल पर, राइट, नेशनल लेवल पर एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजन है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अलावा गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम कौन कौन से रूल्स को या लॉज को क्या किया है, कौन से रूल्स को या लॉज को जो है इनेक्ट किया है, और उनके माध्यम से एनवायरनमेंट को बचाया जाता है। इसके बाद में हम इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन को पढ़ेंगे, जिसमें जो एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसीज हैं और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वंस यू हैव कंप्लीटेड योर बेसिक्स, उसके बाद में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, तो फिर एनवायरनमेंट को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, ये सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एंड देयर आर हाई चांसेस कि एग्जाम में भी इसी तरीके से जो है इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स जो हैं पूछे ही जाएंगे,
right? So this is the syllabus and its strategy. Now we will study the first topic, that is definition, scope and dimensions of environment. So let's study what is environment. See, everything, right, everything that affects an organism during its lifetime is known as its environment. और everything में अगर हम देखें तो इसमें फिजिकल, राइट, फिजिकल, और फिजिकल को ही हम क्या कह सकते हैं, नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। तो नॉन लिविंग में जैसे टेम्परेचर हो जाएगा, ह्यूमिडिटी हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगा, राइट, मिनरल्स हो जाएंगे, लिथोस्फीयर हो जाएगा। साथ ही साथ जो लिविंग कंपोनेंट हैं, राइट, जैसे पीपल खुद हो जाएंगे, फिर उसके बाद में एनिमल और क्या हो जाएंगे, प्लांट हो जाएंगे, राइट। तो फिजिकल, नॉन लिविंग, लिविंग, बायोटिक या अबायोटिक, सभी जो कि ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनको ही कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, राइट, इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर 3 मार्कर में डेफिनेशन पूछी जाए, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी ऑथेंटिक डेफिनेशन को लिख रहे हैं तो उसको आपको एज इट इज लिखना है, राइट, आपको उसको मॉडिफाई करने की जो है फ्रीडम नहीं है। जैसे अगर आप जो है ये डेफिनेशन लिखेंगे, सेक्स जो है विच इज द सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो ये डेफिनेशन आपको एज इट एज लिखनी ही पड़ेगी। बट इफ यू आर गोइंग टू राइट इन योर वर्ड्स तो आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके लिख सकते हैं। तो 3 मार्कर के लिए जो डेफिनेशन है वो कौन कौन सी हो जाएगी, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, सी एवरीथिंग, क्लियर, देखिए, एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इट्स एनवायरनमेंट। और यदि ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो द पीपल, राइट, द प्लेस, पीपल, thing and nature that surrounds any living organism is known as environment. In this way, environment is the combination of natural. अब natural में क्या क्या आ जाएगा, जैसे nature हो जाएगा, और nature में people, राइट, नेचर में क्या हो जाएंगे, पीपल हो जाएंगे, नेचर में ही क्या हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे, राइट। साथ ही साथ जो ह्यूमन मेड फिनोमिना है, तो ह्यूमन मेड फिनोमिना में ही क्या आती हैं, थिंग्स आती हैं, राइट, जैसे ये बोर्ड हो जाएगा, रोड्स हो जाएंगे, बिल्डिंग्स हो जाएंगे, राइट, और प्लेस हो जाएंगे, राइट। ये सभी जो है इनसे ही मिलकर क्या बनता है, पर्यावरण बनता है या एनवायरनमेंट बनता है, राइट, दैट अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म, राइट। सो सिंपली द प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर दैट सराउंड living organism and that affects an organism during its lifetime is known as environment, right? And environment is a combination of natural and human made phenomena. जो environment है इसका literally meaning होता है surroundings, तो इसका literally meaning क्या होता है, surroundings होता है, and the word इन्वायरमेंट फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। ये भी 3 मार्कर के लिए आप याद रखें कि जो इंग्लिश वर्ड इन्वायरमेंट है ये फ्रेंच वर्ड इन्विरोनर से लिया गया है। किससे, इन्विरोनर से लिया गया है, और इन्विरोनर का मतलब भी क्या होता है, नेबरहुड या सराउंडिंग। तो इन्वायरमेंट फ्रेंच वर्ड इन्विरोनर से लिया गया है विच मीन्स सराउंडिंग्स और नेबरहुड, राइट। इस तरीके से अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स एंड देयर इंटरैक्शंस, राइट। environmental studies provide an approach toward understanding the environment of planet। तो जो environmental studies हैं उससे हम हमारे planet या जैसे मरकरी है या मार्स है, राइट, या किसी भी पर्टिकुलर एरिया के जो environment है उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो environmental studies provides an approach toward understanding the environment of our planet and the impact of, right, the impact of human life upon the environment, right। If we talk about the accurate definition, तो this is the most important definition। अब या तो ये 3 मार्कर में डायरेक्टली पूछी जाएगी या फिर
आप जब कभी भी 5 मार्कर क्वेश्चन को राइट करेंगे या 11 मार्कर क्वेश्चन को राइट करेंगे तो वहां पर इंट्रोडक्शन के तौर पर आप इस डेफिनेशन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, दिस इज अम्ब्रेला, राइट, दिस इज अम्ब्रेला एक्ट इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इसको अम्ब्रेला एक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसी एक्ट के माध्यम से ही बाद में एयर पॉल्यूशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एक्ट और डिफरेंट एक्ट्स लाए गए, राइट। इसीलिए ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके सेक्शन 2A के अनुसार हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटररिलेशनशिप व्हिच एग्जिस्ट्स among and between water, air and land and human beings, other living creatures, planets, right, plants, organisms, microorganisms and property, right। तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, सेक्शन 2A की। अगेन आई वुड लाइक टू टेल, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स water, air and land and the interrelationship which exist among and between water, air and land and human beings, other living creatures, plants, microorganisms and property, right। So this is the definition according to section 2A, right। In other words, we can say that environment is sum total of water, air and land and interrelationships among themselves and also with human beings and other organisms and property, right। Now let's study the biotic element or abiotic element of the environment, right, and this may be asked as a 3 marker question, right। What are the abiotic elements of environment, right, and what are the biotic element of the environment। या फिर 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट, 5 मार्कर में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। सो लेट्स स्टडी द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स को जो है क्लासिफाई किया जा सकता है अबायोटिक एलिमेंट में और बायोटिक एलिमेंट में। अबायोटिक एलिमेंट को ही फिजिकल एलिमेंट भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, फिजिकल एलिमेंट, और साथ ही साथ इनको ही क्या कहा जा सकता है, नॉन लिविंग एलिमेंट भी कहा जा सकता है। वहीं जो बायोटिक एलिमेंट है इनको लिविंग एलिमेंट, राइट, लिविंग एलिमेंट भी कहा जा सकता है। क्लियर। तो अबायोटिक एलिमेंट या फिजिकल एलिमेंट या नॉन लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लैंड, लैंडस्केप, वाटर बॉडी, क्लाइमेट, रन ऑफ वाटर, रॉक, सॉइल और मिनरल्स, राइट। ये ऑर्गेनिजम्स को सराउंड करते हैं, साथ ही साथ उनकी लाइफ को क्या करते हैं, अफेक्ट भी करते हैं। तो वहीं बायोटिक जो एलिमेंट होते हैं, बायोटिक एलिमेंट में क्या आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो बायोटिक एलिमेंट्स को लिविंग एलिमेंट्स भी कहा जाता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम ब्रॉडली अगर देखें तो ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। तो ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमंस आ जाएंगे, देन एनिमल्स एंड बर्ड्स हो जाएंगे, एंड थर्ड क्या हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे। दिस इज जनरल क्लासिफिकेशन। उसके साथ ही अगर हम सोर्स ऑफ फूड के अकॉर्डिंग देखें, राइट, सो अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ फूड, राइट, देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफ्स, राइट। ऑटोट्रॉफ्स किन्हें कहा जाता है, दोज organisms that synthesize their own food are known as producers, और प्रोड्यूसर्स को ही क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएंगे यहाँ पर, प्लांट्स। देन सेकेंड, हेट्रोट्रॉफ्स, those organisms which do not synthesize their own food and depend on other organisms for their food are known as heterotrophs, right। और heterotrophs में क्या आते हैं, सभी
एनिमल्स आते हैं, तो एनिमल्स एंड ह्यूमंस, राइट। तो जो एनिमल्स और ह्यूमंस है वो हेट्रोट्रोफ्स के ही एग्जाम्पल हैं। जो हेट्रोट्रोफ्स हैं उसको भी हम तीन में क्या कर सकते, क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे एक क्या हो जाएगा पैरासाइट, दूसरा हो जाएगा सेप्रोफाइट्स एंड तीसरा क्या हो जाएगा होलोजोइक। तो यहाँ पर पैरासाइट्स क्या होते हैं, देखिए दोज ऑर्गेनिजम्स विच लिव inside the body or outside the body of organism and get the nutrition and food are known as parasites। जैसे अगर हम देखें तो मॉस्किटोज जो है बॉडी के आउटसाइड रहते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की, तो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है या मास्कोटीज है, ये ऑर्गेनिज्म से ही क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को ही ऑब्टेन करते हैं। दूसरा हो जाएगा सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स that obtain their nutrition from the dead or decaying organic matter, राइट, जिसमें फंगस आ जाता है। और थर्ड हो जाएगा यहाँ पर होलोजोइक, राइट। होलोजोइक ऐसे हेट्रोफाइट्स होते हैं जो कि अपन में जिनमें न्यूट्रिशन की कितनी स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे फर्स्ट इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रेशन, राइट। एंड उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या आते हैं, डीकंपोजर्स आते हैं, राइट। तो जो डीकंपोजर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को ही क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। नाउ लेट्स स्टडी द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, देखिए एनवायरनमेंट के कई कंपोनेंट्स होते हैं, बट देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो 3 मार्कर के लिए याद रखना, अगर जैसे 3 मार्कर में पूछा गया व्हाट आर द 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, सो द 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट आर, द फर्स्ट इज ह्यूमन, सेकेंड नेचर एंड थर्ड इज ह्यूमन मेड, राइट। तो जो एनवायरनमेंट के 3 मेजर कंपोनेंट हैं उसमें पहला हो जाएगा ह्यूमन मेड कंपोनेंट, देन ह्यूमन कंपोनेंट, देन ह्यूमन मेड कंपोनेंट एंड क्या हो जाएगा नेचुरल कंपोनेंट। अब ह्यूमन जो कंपोनेंट है इसमें अगर हम देखें तो ह्यूमन में क्या हो जाएंगे, ह्यूमन खुद क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअल हो जाएंगे जो कि एनवायरनमेंट बनाते हैं दूसरों के लिए, राइट। तो ह्यूमन कंपोनेंट में ह्यूमन इंडिविजुअल हो जाएंगे, फिर फैमिली के तौर पर हो जाएंगे, कम्युनिटी के तौर पर हो जाएंगे, राइट। उनका जो रिलीजन है, राइट। फिर उसके साथ में क्या हो जाएगा, एजुकेशनल हो जाएगा, इकोनॉमिक हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल सिचुएशन हो जाएगा। दरअसल ये एनवायरनमेंट के क्या बनाते हैं, डायमेंशंस बनाते हैं। जैसे रिलीजन है तो रिलीजन जो है वो कल्चरल डायमेंशन, कल्चरल एनवायरनमेंट का ही क्या होता है, डायमेंशन होता है। एजुकेशनल जो है वो एजुकेशनल एनवायरनमेंट का ही डायमेंशन होता है। तो इकोनॉमिक हो जाएगा, पॉलिटिकल सिचुएशन है, राइट, फैमिली है, इनसे ही जो है एनवायरनमेंट क्या होता है, तैयार होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं ह्यूमन मेड कंपोनेंट में, तो ह्यूमन मेड कंपोनेंट में ऐसे जो है कंपोनेंट्स आते हैं जिनको ह्यूमंस ने मैन्युफैक्चर किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। जैसे क्या हो जाएंगे, बिल्डिंग, तो ह्यूमन मेड कंपोनेंट में बिल्डिंग्स हो जाएंगी, पार्क्स हो जाएंगे, ब्रिजेस हो जाएंगे, रोड्स हो जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स हो जाएंगे, इंडस्ट्रीज हो जाएंगी, राइट। और विभिन्न प्रकार की थिंग्स हो जाएंगी जिसमें बसेज हैं, एरोप्लेन हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज नेचुरल कंपोनेंट। और नेचुरल कंपोनेंट में क्या आता है, एटमॉस्फेयर आता है, हाइड्रोस्फेयर आता है, राइट, लिथोस्फेयर आता है और बायोस्फेयर आता है। तो जो नेचुरल कंपोनेंट है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। और नेचुरल कंपोनेंट में ही हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर आता है, जिसको हम और भी डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं, राइट। तो नाउ कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, ध्यान रखना हम किसके कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट के पढ़ रहे हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, देन यू कैन राइट नेचुरल कंपोनेंट, ह्यूमन कंपोनेंट एंड ह्यूमन मेड कंपोनेंट, राइट। बट इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट आर द नेचुरल कंपोनेंट, तो नेचुरल कंपोनेंट में वही लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर,
उनको पढ़ना है, राइट। तो कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल, राइट, कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, या हम कह सकते हैं कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर आर फाउंड इन द नेचुरल environment. Let's study lithosphere for 3 marker और 5 marker, right? तो lithosphere क्या होता है समझिए। देखिए, lithosphere is the solid crust or surface, right? or we can say that the top layer of the earth. जब हम geo-structure, right? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं तो वहां पर आप पढ़ते होंगे एक जो है क्रस्ट हो जाएगा, उसके बाद में मेंटल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा। तो जो क्रस्ट है, क्रस्ट ही क्या बनाती है, लिथोस्फीयर को बनाती है, राइट। तो सिंपली लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, जो कि किससे मिलकर बनी हुई होती है, रॉक से एंड मिनरल से मिलकर बनी हुई होती है, एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो लिथोस्फीयर है ये कैसी होती है, इर्रेगुलर सरफेस होती है। तो लिथोस्फीयर इज इर्रेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, राइट, प्लेटूज, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड forests, grasslands for grazing, right, soil for agriculture और साथ ही साथ प्लेस फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। तो इस तरीके से ये वो डोमेन होता है जो फॉरेस्ट के लिए सॉइल, ग्रासलैंड के लिए सॉइल, राइट, लैंड फॉर एग्रीकल्चर और लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ लिथोस्फीयर इज आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। Now, hydrosphere. Hydrosphere comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lakes, seas and oceans. और ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, एसेंशियल होता है। थर्ड हो जाएगा क्या, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, राइट, एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। और जो एयर पार्टिकल होते हैं या डिफरेंट गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या होते हैं, अर्थ से जुड़े हुए होते हैं। या हम कह सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, जो कि क्या करता है, सन से आने वाली हार्मफुल रेस को एब्जर्व कर लेता है। साथ ही साथ जो सन की स्कॉर्चिंग हीट होती है उससे भी अर्थ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देयरफॉर एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, राइट। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपोर। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और वेदर और क्लाइमेट में चेंजेस होगा तो वहाँ की जो जितनी भी नेचुरल कंडीशंस हैं वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे, राइट। द फोर्थ इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पर देखा है कि अर्थ पर लाइफ के लिए एटमॉस्फेयर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, लिथोस्फीयर भी रिस्पॉन्सिबल होता है और हाइड्रोस्फीयर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जहाँ पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर जहां पर कंबाइन होते हैं वहां पर ही लाइफ क्या होती है, पॉसिबल होती है, और उसी को क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड, and biosphere is a narrow zone, right? Biosphere is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. Clear? Now we will study the characteristics of environment. और ये जो है 5 मार्कर में पूछा जा सकता है कि what are the characteristics of environment, राइट। एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं उनको हम 1 by 1 पढ़ेंगे, राइट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, द फर्स्ट इज एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स बायोटिक, जिसमें क्या आ जाते हैं, लिविंग
लिविंग एलिमेंट्स आ जाते हैं और अबायोटिक अभी हमने पढ़ा था, राइट। तो एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स biotic and abiotic element. Second, environment is always variable. Third, compatibility is found in the organism toward it, राइट और अगर ये कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसी वजह से जब किसी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, या उसका निसी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो वह एक्सटिंक्ट हो जाता है। इसी वजह से जो है कंपैटिबिलिटी का होना क्या होता है, अनिवार्य होता है, राइट। एनवायरनमेंट इज बेस्ड ऑन सेल्फ न्यूट्रिशन एंड सेल्फ कंट्रोल, राइट। तो जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो जो रिवर्स के जो रिवर्स हैं उनका नेचुरल क्या होता है, फ्लो होता है। अगर ह्यूमंस जो हैं वो रिवर्स के कॉर्नर पर या ऑन द बैंक ऑफ रिवर कोई भी कंस्ट्रक्शन को बनाते हैं, जब फ्लड्स आती हैं तो उस कंस्ट्रक्शन को क्या हो जाता है, टूट जाता है। या जो रिवर्स का है, जो रिवर्स कि जो स्ट्रीम है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंजेस हो जाती है। तो इस तरीके से देखें तो एनवायरनमेंट इज बेस्ड ऑन सेल्फ न्यूट्रिशन एंड सेल्फ कंट्रोल। देयर इज अ वेल्थ ऑफ सोर्स रिसोर्सेज इन एनवायरनमेंट, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, मिनरल्स हो, राइट। कई प्रकार की रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। एंड स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटीज अकर इन एनवायरनमेंट, राइट जैसे टेम्परेचर हो जाएगा, राइट, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगा। एंड द हैबिटेट ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज फाउंड इन द एनवायरनमेंट। नाउ वी विल स्टडी स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट। सी देखिए, एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट का डायरेक्ट रिलेवेंस होता है एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसीलिए एनवायरनमेंट का जो स्कोप है वो बहुत ही क्या है, ब्रॉड होता है। और एनवायरनमेंट एक क्या होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस होती है। एनवायरनमेंट अगर अच्छा होगा तो उससे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर पाएंगे एंड ऑर्गेनिजम्स के लिए बेटर चांसेस होंगे सर्वाइवल के। और यदि एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है तो उससे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्या होंगी, अराइज होंगी। देयरफॉर अगर हम सिंपल में कहें तो एनवायरनमेंट is a multidisciplinary science है, right, which has direct relevance to every section of the society. Therefore, the scope of environment is very wide. इनको हम इस पॉइंट से समझ सकते हैं। The first is conservation of nature and natural resources, right? जो फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, राइट, फ्यूचर जनरेशन के लिए हैबिचुअल कंडीशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर जो कंडीशंस हैं वो अच्छी हों तो उसके लिए हमको नेचर को और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना होगा। देन कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट में एक स्पेसिफिक रोल होता है, राइट, इंपॉर्टेंस होता है। और अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं होगी तो इन फ्यूचर में इससे कई प्रकार के प्रॉब्लम्स अराइज होंगे। देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देन थर्ड इज कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ताकि एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जा सके। फोर्थ, स्टेबलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको स्टेबलाइज करना। देन सोशल इश्यूज इन रिलेशन टू डेवलपमेंट and environment. Then development of a non-polluting renewable energy system and providing a new dimension to the nation's security. अगर non-polluting renewable energy होगी तो definitely उस energy का यूज करके उस नेशन का क्या होगा, ग्रोथ भी होगी, साथ ही साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रहेगा। तो जो है उस नेचर के लिए जो है एक तरीके से बहुत ही बेहतर होगा, राइट। तो ये यहाँ पर जो है, राइट, ये इन पॉइंट से हम स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं। नाउ डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट, और ये हमारे सिलेबस में डायरेक्टली क्या है, मेंशन है,
right? So let's study dimensions of environment. And now we have to prepare this topic for 11 marker question, right? 5 marker question और 3 marker question, right? जैसे अगर पूछें कि physical environment, right? What is the physical dimension of environment, तो ये कितने में 3 marker में जो है पूछा जा सकता है, या फिर 5 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फिजिकल डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट इज द इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट, या व्हाट इज कल्चरल डायमेंशन, या व्हाट इज द कल्चरल एनवायरनमेंट। और 11 मार्कर में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट। क्लियर? तो इस तरीके से 11 मार्कर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन, राइट? या 5 मार्कर में पूछा जा सकता है व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज द physical dimension of environment. So let's study the dimensions of environment one by one, जिसमें पहला कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, physical environment हो जाएगा, right? Everything that surrounds an organism, right, comes under the physical environment, right? और जो कि बियॉन्ड क्या होता है, ह्यूमन कंट्रोल होता है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज नेचुरल फोर्सेस एंड थिंग्स विच आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग्स, राइट? उसको ही फिजिकल डायमेंशन ऑफ क्या कहा जाता है, एनवायरनमेंट कहा जाता है। और इसमें ही क्या आता है, जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है वो इंक्लूड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, राइट? तो जो लिथोस्फीयर है वो इसी में आता है। तो जो फिजिकल डायमेंशन है उसमें टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट या लिथोस्फीयर इंक्लूड होता है, फिर हाइड्रोलॉजिकल एनवायरनमेंट या हाइड्रोस्फीयर आता है, और एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट, ये सभी किसमें आते हैं, राइट? तो चाहे लिथोस्फीयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो या एटमॉस्फेयर हो, राइट, जो कि ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड होता है और ये ह्यूमंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है। दिस इज नोन एज द फिजिकल डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट। देन सेकेंड, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, राइट? सिंपली आप यहां पर समझिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। सो सिंपली द नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? नेचुरल रिसोर्सेज, तो इफ नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल, और नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, एनवायरनमेंट से, राइट? सो आप समझिए, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ पर जो है, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ पर रिवर्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, राइट? नेचुरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं, राइट? फ्लोरा भी है, फ्यूना भी है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के इवॉल्व होने के हाई चांसेस होते हैं, राइट? क्योंकि वहाँ पर जो है ह्यूमन भी इजीली हैबिटेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो भी जो है परफॉर्म हो सकती हैं, ठीक है? तो इसमें जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें एनवायरनमेंट के साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज भी क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। तो इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हम सीधा बता सकते हैं कि द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, तो वो आती है ह्यूमन कंडीशंस, राइट? तो द ह्यूमन कंडीशंस दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इन द फॉर्म ऑफ सोशल, कल्चरल, नेचुरल, राइट, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल कंडीशंस, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल कंडीशंस, उनको ही क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहा जाता है, राइट? तो द ह्यूमन कंडीशंस दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इन द फॉर्म ऑफ सोशल, कल्चरल, नेचुरल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल कंडीशंस, राइट, एंड टेक्निकल कंडीशंस आर कलेक्टिवली नोन एज इकोनॉमिक डायमेंशंस of economic dimension of environment, and this is a dynamic process which exerts its influence on the commerce and trade, right? अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा होगा, राइट, विच मीन्स वहाँ पर जो है, अब देखिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे। तो यदि नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट,
इसके साथ ही वहाँ की जो सोसाइटी है वो भी डेवलप है, तो सोशल लेजिस्लेशन भी है, कल्चर भी वहाँ का अच्छा है, राइट, पॉलिटिकल कंडीशंस भी बेहतर हैं, तो उससे जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उस पर क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, कल्चरल इन्वायरमेंट हो जाएगा। देखिए मैन बाय बर्थ जो है वो कल्चरल ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, राइट। जैसे जैसे वो सोसाइटी में क्या करता है, लिव करता है, वैसे वैसे वो है कल्चर से बहुत कुछ क्या करता है, सीखता है। और कल्चर जो है किसी भी पर्सन को जो है वे ऑफ लाइफ बताता है, राइट, हाउ टू लिव अ लाइफ, राइट। ये जो लर्निंग है ये कहाँ से आती है, कल्चर से ही आती है, राइट। आप जिस भी कल्चर में रहेंगे वैसे ही आपकी क्या होगी, टेंडेंसी होगी, वैसे ही आपका क्या होगा, बिहेवियर होगा, वैसे ही आपकी वे ऑफ लाइफ होगी। फॉर एन एग्जांपल इफ जैसे किसी का जन्म जो है अफगानिस्तान में होता है तो डेफिनेटली उसकी थॉट प्रोसेस या वहाँ की जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग कैसे सरवाइव करना है, राइट, वो पूरा का पूरा वैसा ही सीखेगा। और कोई अगर इंडिया में जन्म लेता है तो वो इंडिया का जो कल्चर है उससे ही क्या होगा, वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जो है डेवलप करने का ट्राई करेगा। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इसमें बिलीफ्स भी आ जाते हैं, थॉट्स भी आ जाते हैं। कल्चर क्या है, राइट, तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो बिलीफ्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, राइट, एथिक्स होते हैं जिससे सोसाइटी गवर्न होती है, राइट, उन सबको ही क्या कहा जाता है, कल्चर कहा जाता है। तो ऑल दोज बिलीफ्स, थॉट्स, रूल्स एंड एथिक्स इन टोटलिटी दैट अफेक्ट ह्यूमन लाइफ इज नोन एज कल्चरल डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट। And cultural environment includes religion, morality, ethos, law, technology and behavior pattern. Next हो जाएगा यहाँ पर educational environment, right? अब किसी भी पर्सन को यदि एजुकेट करना है तो उसके लिए सीधी सी बात है, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए, राइट, लाइब्रेरी होनी चाहिए, सो दैट ही कुड गेट अ गुड एनवायरनमेंट टू लर्न, राइट। तो एजुकेशनल डायमेंशंस और एजुकेशनल एनवायरनमेंट में क्या आता है, अ सेट ऑफ एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन इंक्लूडिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, बुक्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स constitute educational environment, right? Or we can say that the physical and psychological devices that lead to desired and wanted behavior are aimed in this educational environment, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बिहेवियर में चेंज किया जा सके और उनको नॉलेज जो है प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही साथ जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट है इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ताकि जो भी सिटीज़न है उनको इन्वायरमेंट के लिए जो है एजुकेट किया जा सके। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखिए व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, दिस डिपेंड्स ऑन अ इंडिविजुअल। और ये कहाँ से आता है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट से आता है, राइट। जैसे बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर वर्क को फंक्शन करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने जो है 20 मॉक टेस्ट जो है, यू हैव टेकन 20 मॉक टेस्ट, और आपने 20 के 20 मॉक टेस्ट को जो है विद इन टाइम, राइट, विद इन टाइम में जो है आपने 20 के 20 मॉक टेस्ट दिए हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि कैसे आंसर को राइट करना है। तो डेफिनेटली जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो यू वुड हैव अ इनर स्ट्रेंथ, आपके पास में कॉन्फिडेंस होगा, बिलीफ होगा, इनर स्ट्रेंथ होगी, और आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और यदि आपने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है या आपने कोई मॉक टेस्ट दिया और उसमें आपके बहुत ही कम नंबर आए, तो डेफिनेटली आपके जो माइंड है उसमें क्या होगा, फियर होगा, राइट। और यह फियर आपको कई बार इरिटेट करेगा, आपको कई बार इससे आपका मोरल भी डाउन होगा। तो जो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो हमारे एक्शन से बनता है, रेगुलर एक्शन से बनता है। हमारी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी बिलीफ्स होते हैं, होप्स होते हैं, उनसे ही हमारा क्या होता है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट बनता है। इसीलिए वी मस्ट लिव इन अ एनवायरनमेंट
वेयर जो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं दे हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट, वो आपको सपोर्ट करते हैं, राइट, आपकी मोरल अपलिफ्टमेंट के लिए क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, तो उससे आपका साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट अच्छा होगा। इसके बजाय आप ऐसे हॉस्टल में रहिए जहाँ पर जो 10 लोग हैं वो हमेशा उनका क्या है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है और वो नेगेटिव बातें करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपका मोरल डाउन कर देंगे, राइट। तो जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू इनर पार्ट ऑफ द पीपल, right, which is created by his hopes, experiences and beliefs. It includes all those things towards or against which a person think, express, desire, exhibit psychological environment, right? और हमें हमेशा जो है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हमारा जो इनर स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो सके, right? So these were the dimensions, right? These were the different dimensions of environment, right? Now let's study the concept of environment in Indian context, right? तो Indian context में हम यहाँ पर environment को समझते हैं। देखिए वर्तमान समय में अगर हम देखें तो मॉडल वर्ल्ड में everything that affects organism is known as environment in model world, right? और इसमें सभी कंपोनेंट को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। और इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, राइट, ये अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे अगर हम बात करते हैं वेस्ट की, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत पहले ही हो चुका था, बट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1973 में, राइट, और 1992 में जो है सीरियस इनिशिएटिव्स जो है लिए गए थे। तो एक तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड ने बहुत समय बाद जाकर ये रियलाइज किया कि जो हमारे जो ट्रीज हैं, राइट, डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं या हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि एटमॉस्फेयर है, सॉइल है, अगर उसमें पॉल्यूशन होगा, एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा, सो देयर नो लॉन्गर बी अ फेवरेबल कंडीशंस टू सर्वाइव इन दिस अर्थ। और इस तरीके से फिर एनवायरनमेंट को कंजर्व करने का जो है इनिशिएटिव्स इंटरनेशनल लेवल पर लिए गए, बट ये कब लिए गए हैं, 1992 से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वर्ल्ड, अगर हम बात करते हैं कि एट अ इंटरनेशनल लेवल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत ही बाद में लिए गए। वही अगर हम बात करते हैं इंडियन कंटेक्स्ट की, तो इंडियन कंटेक्स्ट में एनवायरनमेंट को पहले से ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था, राइट, हमारे कल्चर में, सोसाइटी में, स्क्रिप्चर्स में, थॉट प्रोसेस में, राइट, और जो हमारे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के कई लर्निंग्स हैं, राइट, कई रूल्स हैं, कई लेसन्स हैं। और वो लेसन्स इसीलिए हैं ताकि जो इन्वायरमेंट है उसको सर्वाइव किया जा सके, एनवायरनमेंट को क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। इसीलिए जो इंडियन कंटेक्स्ट में एनवायरनमेंट का कंसेप्ट है वो बहुत ही क्या है, यूनिक है, राइट। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में जो एनवायरनमेंट है उसको नेचुरल रिसोर्सेज के लिए एक तरीके से प्रेफर किया जाता है, राइट, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए प्रेफर किया जाता है। बट इंडिया में अगर हम देखें तो ये जो रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट है वो बहुत ही क्या है, अनब्रेकेबल है, राइट। कैसा है, अनब्रेकेबल, जो अनब्रेकेबल क्या है, रिलेशनशिप है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये 11 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट, बट इसके जो हाई चांसेस है वो 5 मार्कर में पूछे जाने के चांसेस है, राइट। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट, right? So let's understand the concept of environment in Indian context. See, there is an unbreakable relationship, right? So there is an unbreakable relationship between human and nature in Indian culture, which is completely scientific and balanced.
राइट। जैसे कई बार हमको वेस्ट में या कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो हिंदूज हैं, राइट, हिंदूज वर्शिप ट्रीज, राइट, रिवर्स, राइट, माउंटेन्स। ये जो कंसेप्ट है ये बाद में जाके वेस्ट को समझ में आया कि इंडिया इज नॉट द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, राइट। इंडिया में लोग अगर ट्रीज को, रिवर्स को या माउंटेन्स को वर्शिप करते हैं, सो देयर इज अ साइंटिफिक अप्रोच, राइट, देयर इज अ रैशनल बिहाइंड इट। और ये जो रैशनल है, ये साइंटिफिक अप्रोच है, ये आज समझ में आ रहा है, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो पीपल ट्री, राइट, इन इंडिया द तुलसी, राइट, तुलसी इज वर्शिप्ड। और तुलसी का जो प्लांट है वो हर घर में मिलता है। और आज ये साइंस बता पाई है कि जो तुलसी का पेड़ है वो कॉन्स्टेंटली या 24 आवर ऑक्सीजन की क्या करता है, सप्लाई को इंक्रीज करता है, राइट। जो पीपल ट्री है ये भी ऑक्सीजन का लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, राइट। तो चाहे पीपल हो चाहे ऑक्सीजन हो, इनकी वर्शिप पहले से ही की जा रही है, राइट। वहीं अगर हम बात करते हैं रिवर्स को, तो रिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही जो है मदर का जो है स्टेटस दिया जाता है, जैसे मदर गंगा, राइट, मदर नर्मदा हो जाएगा, नर्मदे माँ, गंगे माँ, राइट, सो दैट उनको हम पॉल्यूट ना करें और उनकी प्योरिटी को क्या कर सकें, बनाए रखें, राइट। इसके पीछे भी साइंटिफिक अप्रोच, राइट। और ये पूरा का पूरा जो है जो रिलेशनशिप है वो इसीलिए ताकि इन्वायरमेंट भी कंजर्व हो सके और ह्यूमंस भी सर्वाइव कर पाए। सो देयर इज अनब्रेकेबल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इन इंडियन कल्चर विच इज completely scientific and balanced, right. In our scriptures, right, in our scriptures different lessons, right, trees, plants, flowers, mountain, springs, animals, wild animals, rivers, lakes, forest, right, valleys, even stones are worshipped and we have been told about their affection and respect, right. और इस वजह से environment जो है, environment has been a part of life in in India since ancient times। तो ये कभी नहीं, एंशियंट टाइम से ही, जब वेस्ट इन्वायरमेंट की डेफिनेशन भी नहीं जानता था, तब से हम इन्वायरमेंट को जो है वे ऑफ लाइफ के तौर पर या पार्ट ऑफ लाइफ के तौर पर जो है कंजर्व करते आ रहे हैं, राइट। ह्यूमन लाइफ इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन seen as tangible or intangible association with earth, water, air, sky, sun, moon, river, etc. etc. राइट। और इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? सो द थॉट प्रोसेस, और वी कैन से दैट दिस थिंकिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इज मीनिंगफुल फॉर कीपिंग द एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन एंड वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन। तो ये जो थॉट है ये कंजर्वेशन के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड द सेंस ऑफ environmental protection was present in India since ancient time, which we can see in the following ways। और ये जो सेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है ये आज से नहीं, एंशिएंट टाइम से है, जिनको हम जो है फॉलोइंग वेज से समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि इन इंडियन फिलॉसफी, राइट, इन इंडियन फिलॉसफी the human body consists of 5 elements, right। अग्नि, पावक, गगन, समीरा, राइट। तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड क्या हो जाएगा, स्काई। तो जो हमारी बॉडी है वो अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई जैसे एलिमेंट से ही मिलकर बनी हुई है। अर्थात हम इन 5 एलिमेंट्स को हमेशा से ही वर्शिप और रिस्पेक्ट करते आए हैं, राइट। Then the Indian god took the culp tree to protect। अब आपको पता होगा कि जो समुद्र मंथन था, राइट, तो समुद्र मंथन में कल्प ट्री निकला था और उस कल्प ट्री को गॉड्स ने क्या किया था, अंडर द प्रोटेक्शन लिया था, ताकि लोग इससे इंस्पायर हो सकें और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। प्रोटेक्शन ऑफ कामधेनु काउ एंड एरावत एलिफेंट। तो जो कामधेनु काउ है या जो कामधेनु गाय है ये इंडिया में बहुत वर्शिप की जाती है, और जो एरावत एलिफेंट है इसको भी जो इंडियन गॉड्स थे, राइट, उन्होंने अपने प्रोटेक्ट में ले लिया था ताकि लोग इससे इन्वायरमेंट को जो है प्रोटेक्ट करना सीखें।
then worship of nature by humans in ancient time, then Ashoka's Dhamma on killing of animals, और अशोका ने बताया था, अशोका का जो धम्मा था उसमें एनिमल की किलिंग पर जो है प्रोहिबिटेशन था. इन गुप्ता पीरियड कंसिडरिंग द लिविंग बीइंग्स एज अ सेक्रेट एंड प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, तो प्लांटेशन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था गुप्ता पीरियड में, राइट. एंड मैनी रूल्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, तो एंशिएंट टाइम्स में मैनी रूल्स भी क्या हो गए थे, बनाए गए थे. सो इस तरीके से अगर हम देखें कंक्लूजन में, तो इन इंडियन कंटेक्स्ट अंडर द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट बिलीव्स आर फाउंड इन रिलेशन टू वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल्स, राइट, एनिमल्स एंड वर्ड्स, राइट. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इंडियन कंटेक्स्ट में एनवायरनमेंट के साथ में ह्यूमंस का अनब्रेकेबल रिलेशनशिप है, जो कि कंप्लीटली साइंटिफिक है और बैलेंस्ड है. साथ ही साथ इंडिया में एंशिएंट टाइम से ही एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जा रहा है, जिसकी डिफरेंट क्या है, लर्निंग्स हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड. तो एक तरीके से जो एनवायरनमेंट हम पढ़ रहे हैं ये मॉडर्न वर्ल्ड का ही क्या है, कंसेप्ट है, राइट. So in the modern world, the concept of environment means the totality of components, right? Totality of all the components of human environment. तो ह्यूमन एनवायरनमेंट के जितने भी कंपोनेंट हैं उनकी टोटलिटी ही क्या है, एनवायरनमेंट है. तो इन मॉडर्न वर्ल्ड द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट मीन्स द टोटलिटी ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन environment, right? The environment is the sum total of social sciences, biology, material science and chemical factors that make up the human environment, right? और ये क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड में एनवायरनमेंट का क्या है, कंसेप्ट, right? So in this way, in this lecture we have studied definition, scope and different dimensions of environment. Now we will meet in next lecture. Till then, thank you.